सर के सामने फेस रहना चाहिए ना, आई कांटेक्ट रहना चाहिए जो भी आप बोल रहे हैं। आप सभी को सुप्रभात। सर को बैठ आप सभी को सुप्रभात। आज के सभी कार्यक्रम कक्षा 8वीं ब के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आज हम डिबेट करेंगे जो कि रवि और आयुष के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ऑपोजिशन में भाव्या और प्रतिज्ञा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछने के लिए मैं रवि को बोलूंगा। भारत सरकार ने एक अग्निवीर योजना लेके आई, जिसमें एक नौजवान युवक को 4 साल की अवधि दी जा रही है और 4 साल की अवधि के बाद उसे रिटायरमेंट दे दिया जाएगा और इस अवधि में 11.71 लाख रुपए उसे दिए जाएंगे और बाकी उसके बाद 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा। बाकी 75% का क्या होगा? बाकी 75% वापस से ट्रेनिंग करेंगे और फिर वो न्यू जॉइनिंग बन के आएंगे। एक बार कोई ज्वाइन होने के बाद अग्निवीर दोबारा ज्वाइन नहीं हो सकता। अग्निवीर नहीं हो सकते, बट फिर जो न्यू जॉइनिंग्स आएंगे, जो अगले मतलब कॉम्पिटिटिव पर्सन्स हैं, मतलब जो वापस आर्मी के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब जो आर्मी के लिए ट्राई कर रहे हैं आर्मी में ज्वाइन करने के लिए, फिर वो भी तो कॉम्पिटिशंस में आएंगे ना, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका दूसरा मत ये भी है कि जो सैनिक निकल रहे हैं वो भाड़े के सैनिक होंगे और ये तीसरा मत ये है कि कोई भी ट्रेनिंग 6 महीनों से सैनिक नहीं बनता कोई भी आदमी, और उसके सैनिक बनने के लिए उसे ऑपरेशन में ज्वाइन होना जरूरी होता है और बिना किसी ऑपरेशन के कोई भी सैनिक नहीं बनता और इसकी वजह से कोई शत्रु देश से भारत हार भी सकता है। भाड़े के सैनिक मतलब आप एक साल में उसको जब एक बार पेमेंट करते हैं तब उसको भाड़े पे कहते हैं, या रोज का उसको मंथली नहीं वीकली या डेली उसको पेमेंट करने वाले चीज़ों को भाड़े पे कहते हैं। बट जो नॉर्मल आर्मी या अग्निवीर वाले आर्मी, उनको भी जैसे मंथली सबको चार्जेस दी जाती है, वैसे उनको भी चार्जेस मिलती है। उनकी भी सैलरी 30,000 पर मंथ की है, तो वो भाड़े की नहीं है। 30,000 नहीं है, आपको पहले बार देख लीजिए 30,000 सैलरी आती है, फिर 9,000 करप्शन फंड जाता है, टोटल अकाउंट में आता है 21,000। मैं पर मंथली सैलरी की बात कर रही हूं, मैं भी वही बता रहा हूं कितना अकाउंट में आ रहा है। करप्शन फंड की बात नहीं कर रही मैं, एक परमानेंट पर्टिकुलर सैलरी की बात कर रही हूँ, और जो सैलरी होती है वो 30,000 ही होती है। अकाउंट में 21,000 आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक पॉइंट मिलते हैं, बोले सब मिलते हैं। ये अकाउंट में 21,000 ऐसा नहीं है, मतलब कि 21,000 गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब पे जॉब कर रहे हैं तो आपकी एक जो फिक्स अमाउंट वाली सैलरी आपकी उतनी ही आएगी। आप उसमें आप मतलब उसको आप कट नहीं कर सकते और उसको बढ़ा भी नहीं सकते, अगर जब तक आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है उतनी ही सैलरी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मानसिक रूप से फिट सैनिक की ड्यूटी कम से कम 10 से 15 साल होनी चाहिए, 4 साल में जबकि रिटायर कर दिया जा रहा है। इससे और भारत में नौकरी की कमी होगी, बेरोजगार बढ़ेगा। इससे बेरोजगार कैसे बढ़ेगा? जैसे जो सैनिक हैं जिन्होंने अपनी टाइम पीरियड जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है उन्हें, जब वो उसको कंप्लीट कर ले रहे हैं फिर उसके बाद वो एक पर्टिकुलर जॉब भी कर सकते हैं। क्या जॉब करेंगे? उनके पास नॉलेज नहीं हुआ 4 साल के बाद। ग्रेजुएशन से पहले तो वो आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, 12th तक वो पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। आज तक बीटेक एमटेक करके भी लोग बेरोजगार रह रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर्स हैं। कहाँ प्राइवेट सेक्टर है? प्राइवेट सेक्टर्स हैं। कई सारे लोग भारत में एक बार नौकरी का एक बार देख लीजिए, 11.7 लोगों को नौकरी मिल रही है सरकारी, और प्राइवेट में 32.2 लोगों को नौकरी मिल पा रही है 100 आउट ऑफ। रेशियो पार्ले जी एग्रो, मामा एग्रो, कोक्स टाइप की जो कंपनी है जो प्राइवेट सेक्टर्स में करती है, जो गवर्नमेंट रिटायर्ड इंसान मतलब जो पर्सन होते हैं जो गवर्नमेंट रिटायर्ड कर चुके हैं, जैसे आर्मी हो गए या जो स्कूल्स के टीचर्स हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उसके बाद वो कोका कोला जो एक है कोक कंपनी, उस पर भी ज्वाइन करती है और पार्ले जी एग्रो भी ज्वाइन करती है। आप रेशियो चेक कर सकते हैं, उसका 70% रेशियो है। जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं वो बाद में प्राइवेट सेक्टर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो अग्निवीर है जिनकी टाइम पीरियड थोड़ी कम कर दी गई है, थोड़ी कम के बहुत कम, ये बताइए उसके पीछे भी एक स्पेसिफिक रीजन है। क्या स्पेसिफिक रीजन ये है कि जो ज्वाइनिंग्स है उसके बाद वो अपना एक फ्यूचर बना सके, सिर्फ वो एक आर्मी पे डिपेंड ना हो सके, और जो न्यू ज्वाइनिंग्स आए वो जो न्यू ट्रेनिंग्स कर रहे हैं उसके बाद भी वो देश की सेवा कर सके। सैनिक को पेंशन भी नहीं दे रहे, ऊपर से मोदी सरकार ने अभी तक 10 लाख रुपए अपने करोड़पति दोस्तों को माफ किए हैं और उस पैसों को वो किसानों का भी माफ कर सकते थे जो लोन है, और वो पेंशन भी दे सकते हैं, जबकि पेंशन के पैसे बहुत हैं अभी देने के लिए, और 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, कोई कम रकम नहीं होती है। पेंशन का लिटरली मीन्स ये होता है जब आप
एबल ना हो जॉब करने के लिए। 24 साल बाद कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता है जो एबल ना हो। तो अग्निवीर लाया ही क्यों? अग्निवीर एक अच्छी स्कीम है ताकि जो आर्मी रिटायर्ड पर्सन है वो सिर्फ एक मतलब फंड पे या एक सिर्फ रिटायरमेंट के अमाउंट पे जो एक स्पेसिफिक अमाउंट है उस पर डिपेंड ना रहे। इससे नौसिखियों की संख्या बढ़ेगी भारत में। और कि मतलब जॉब कर सकते हो, वो आपका माइंडसेट है। वो तो अगर जॉब करेगा अगर नहीं। आपको आरटी के द्वारा 8 तक पढ़ाया जा रहा है उसके बाद आप गुंडागर्दी करते हो तो गवर्नमेंट वो तो आपको जॉब थोड़ी करेगा ही देगी। नहीं, कहाँ कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ तो फिर वो नौसिखियों की अपना संख्या कराएगी, बढ़ेगी। नौसंख्यों की संख्या नहीं आर्मी बढ़ेगी। में नौसिखियों की संख्या बढ़ेगी। अभी बहुत सारे सेक्टर में वो रिजर्वेशन भी दे रहा है कृपया करके गवर्नमेंट अग्निवीरों को ना बोले 10%, 20% बहुत सारे सेक्टर्स में दे रहा है। तो लेकिन नौसिखियों की संख्या तो बढ़ेगी ना। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत नेगेटिव मत सोचो। ऑब्जेक्शन की लॉर्ड सवाल किसके द्वारा पूछा जा रहा अरे उसके बोल उसको चलो नेक्स्ट है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज करो। बोल क्या अटकला बोल। ऐसे मंत्री जो सीएम के पद पे खड़े होने के लिए उतरे हैं लेकिन वो हार जाते हैं, उन्हें पैसा मिलता है, लेकिन हमारे जवान जो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, जो हमारे दिन रात रक्षा करते हैं, अगर वो हार जाते हैं, अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें पेंशन नहीं मिलता। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके ऐसा नहीं है कि जो स्पेसिफिक सीएम्स हैं जो अपने पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं उनको सैलरी मिलती है या उनको अमाउंट मिलता है। वो एक तो यहाँ रिजाइन करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ हार जाते हैं तो अब भी उन्हें पैसा मिलता है। क्योंकि वो पॉलिटिक्स में है और पॉलिटिक्स में बहुत डेंजर होता है, तो उनको अपने मतलब अपने फैसिलिटीज के लिए उनको जो पैसे मिलते हैं उसके लिए नहीं मिलते, ताकि उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं या उसके लिए मिलते, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में है, क्योंकि उसमें बहुत रिस्क होता है। अगर आप नॉर्मल चल रहे हैं या आप हम सेलेब्स को भी ले सकते हैं, अगर सेलिब्रिटी चल रहे हैं नॉर्मल, उनके अगल बगल बॉडीगार्ड्स ना हो तो उनके भी मतलब जान को या उनके नॉर्मल लाइफ को प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ही सेम चीज पॉलिटिशियंस के साथ भी है। अगर पॉलिटिशियंस नॉर्मल है, वो तो करंट सीएम नहीं है बट एक्स सीएम तो रह चुके हैं, उन्होंने वो सारी चीज़ें फेस की है। उसके बाद अगर उनके पास गार्ड्स ना रहे, वो उतनी सी भी फैसिलिटीज उनको ना दी जाए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन गार्ड जो होते हैं वो सरकार क्यों द्वारा दिए जाते हैं? उनके पैसे पे ही हो सकते हैं। वही पैसे मिलते हैं जो सरकार जो पैसे देती है उनके गार्ड्स को ही मिलते हैं, उनके पर्सनल आपके अपने कहने का अमाउंट के लिए मतलब नहीं ये है मिलते। कि सीएम है उसको अपने पैसे नहीं मिलता है, उसके गार्ड को पैसे मिलता है। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो सीएम से हट चुका है बट वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय से थोड़ी उसने इस्तीफा दिया है। अगर वो अपने मतलब अपने पोस्ट से उसको उसके पोस्ट से हटाएगा मतलब वो हार गया है, बट वो एम्प्लॉय तो है गवर्नमेंट का, उसने रिजाइन थोड़ी किया है पॉलिटिक्स से। वो अभी भी गवर्नमेंट के अंदर ही काम करता है, चाहे वो बीजेपी का आदमी हो, कांग्रेस का आदमी हो या एसपी का हो। एसपी बहुत पहले हट गई है बट अभी भी अखिलेश यादव एग्जिस्ट करते हैं ना, क्योंकि उनको सैलरी मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा कि आदमी वाला बॉर्डर खड़े होकर अपनी जान को बाजी लगा के देश का रक्षा करता है, फिर भी उन्हें पेंशन नहीं दी जाती, जबकि वो फुल अपनी मेहनत से ड्यूटी करता है, और जबकि पॉलिटिक्स वालों को पेंशन दे दी जाती है। ऐसा क्यों है? पॉलिटिक्स वालों को पेंशन नहीं मिलती है, हार जाता है तब भी उनके पास सैलरी आती सैलरी है, आती है। मैंने इस सवाल का जवाब ऑलरेडी दे चुका है। और जो बॉर्डर पे है उनको कोई नहीं मिलता। जो border पे- उनको सैलरी तो उनकी मिलती है, पेंशन नहीं मिलता है। सैलरी और पेंशन में बहुत अंतर होता है। उसकी सैलरी की बात थी। वो रिटायरमेंट के बाद भी सैलरी मिलनी चाहिए। रिटायरमेंट आप कह रहे हैं अगर देश के नौजवान पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन मिलनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि उस पेंशन पे डिपेंड है। उसके बाद भी वो अपना काम कर रहे हैं और उनको बहुत सारे सेक्टर्स में दी दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको गवर्नमेंट एक बार में ऐसे छोड़ देगी, उसके बाद भी गवर्नमेंट उनके साथ वर्क कर रही है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मोदी जी पिछले 7 सालों में करीब 11 लाख करोड़ रुपए माफ किए, लोन माफ किए हैं जो अरबपति लोगों के। ऐसा क्यों है? उससे पैसों से वो किसानों का लोन भी चुकता कर सकते थे। किसानों के लोन के लिए वर्क हो रहा है। अभी एक नरेंद्र मोदी के द्वारा मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एक स्कीम लागू की गई है जो किसानों के लिए और जो गरीब लोग हैं उनके लिए। पहले का रेशियो उठा के अगर हम अभी का रेशियो देखें तो 15 लाख से ज़्यादा गरीब जो है वो कम हो रहे हैं। मतलब गरीबी हमारे देश से अप्रॉक्सीमेटली धीरे धीरे ही सही बट हट रही है। और रही बात अरबपतियों का लोन माफ करने के लिए, तो जो अरबपतियों का लोन माफ हुआ है वो अरबपतियों के पास वापस नहीं गया है। हम टाटा का ले सकते हैं या अंबानी अडानी का ले सकते हैं, जो उनकी कंपनियां उन पे ही लग रहा है और जो उनके पैसे लग रहे हैं फिर वो हमारे यूज़ में आ रहे हैं, हमें ही फैसिलिटीज़ मिल रही है। अडानी सिर्फ अपने घर पे नहीं रख रहे, वो अपने कंपनीज में अपने एग्रो पे भी वेस्ट मतलब उस पर वो कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। अगर उस पर वो फंडिंग करे तो फिर हम वही चीज़ हमें उसी चीज़ का मतलब फैसिलिटीज़ का वो ले रहा है, कोई और थोड़ी ले रहा है। गरीब आदमी कहाँ ले पा रहा है ये बताइए। गरीब भी ले रहा है, गरीब के कौन
योजना है, नाम बताओ। नाम बताएं। जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब अटल योजना है, उसमें भी गरीबों के लिए बहुत सारी चीजें चल रही है। जैसे एक और कर सकते हैं, अडानी कौन सी योजना चला है कि उनका लोन माफ किया गया है? अडानी योजना नहीं चला रहे, बट वो कंपनी कर रहे हैं। जैसे फैक्ट्रीज बेस कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज चल रही है ना, इंडस्ट्रीज हमारे जैसे लोग, अगर हम यूपी की संख्या उठा सके, अगर हम यूपी की संख्या उठाएं तो उसमें के जो आधे नौजवान है वो जाके दिल्ली जॉब करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज, और जो इंडस्ट्रीज है वो अडानी अंबानी के द्वारा ही फिट की गई है। 75 साल में पहली बार गेहूं, चावल और इत्यादि सामानों पर टैक्स लगा है, और हमारे टैक्स को ये लोग लोन में चुकता कर दे रहे हैं। ये हम लोग का नुकसान हो रहा है, और अंदर अंदर देश हमारा गरीब होता जा रहा है। क्वेश्चन क्या है? मैं क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन को दोहरा रहे हैं। 75 साल में गरीब मैं सुन लिया आप क्या बोले, आपने क्वेश्चन क्या किया वो मुझे समझ नहीं आया। जब 75 साल में आज तक गेहूं चावल टैक्स नहीं लगा था, ये टैक्स लगाकर मोदी जी ये लोन माफ कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मतलब अभी की जो हमारी फर्टिलाइजर्स हैं या मैन्योर है वो ऑर्गेनिक, मतलब फर्टिलाइजर नहीं, मैन्योर हम अभी स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम यूपी का भी ले सकते हैं, जब से मिस्टर योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है। हमारे बलिया में भी स्वदेशी मूवमेंट हुआ है, और उसकी वजह से क्योंकि हम यहाँ पे अपने इंडिया में बना रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी महंगाई पड़ रही है, क्योंकि हम अभी रिसेंट में स्टार्ट कर रहे हैं ये चीज़ें। अगर हम धीरे धीरे करेंगे और अगर स्वदेशी मूवमेंट अच्छे से लागू हो जाएगा, फिर वो टैक्सेस कम हो जाएंगे। गरीब आदमी तब तक कहाँ से खाएगा? गरीब ऐसा नहीं कि एकदम टैक्सेस इतने हाई हो गए हैं, उनमें से 20% नहीं 20 रुपीज़ तक के टैक्सेस बढ़े हैं, ज़्यादा टैक्सेस नहीं बढ़े हैं। 2% टैक्स बढ़ गए हैं टोटली। आपने बोला दाल चावल पे ना, दाल चावल गरीब रोटी। अगर हम आप गरीबों के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं कि गरीब कहते हैं, तो गरीब पनीर बटर मसाला या नॉन रोटी नहीं खाते हैं, वो रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं, जिसमें से 20% ही पड़ा है। और वो गरीबों को उसमें से जो 100% का रेशियो है उसमें से 70% गरीब सहमत है। क्यों? क्योंकि मोदी जी के द्वारा और भी बहुत सारी योजनाएं चली जा रही है जिससे गरीबों को प्रॉब्लम नहीं हो रही, इसलिए वो एडजस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। और मोदी जी ने इस योजना पे गारंटी भी दी है कि जब धीरे धीरे स्वदेशी मूवमेंट अच्छे से स्टार्ट होने लगेगा तो वो टैक्सेस कम कर देंगे, इवन हटा देंगे। 2014 में केंद्र सरकार के पास बजट था 20 लाख करोड़ का बजट था, और अभी 2023 में 40 लाख करोड़ का बजट है। ये सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? बाकी कहाँ यूज हो रहे हैं ये सारे पैसे? फंडिंग्स में यूज हो रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा अभी बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद या अयोध्या का राम मंदिर ले ले, दोनों का निर्माण हो रहा है। वो सारे जो टैक्सेस जा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से तो दे नहीं रहे, वो गवर्नमेंट के द्वारा ही जा रहे हैं। तो जो फंडिंग आ रही है वो बाबरी मस्जिद, जामा मस्जिद, अयोध्या राम मंदिर, वृंदावन में भी काम चल रहा है, उसी पे जा रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे अरे इससे मतलब क्यों नहीं फायदा होगा? जो यहाँ पे कल्चरल लोग रह रहे हैं, जो अपने मतलब अपने उसके लिए पूजा रिलीजियस मैटर्स के लिए यहाँ पे लीव करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? अगर मंदिर मस्जिद ही नहीं बनेंगे। मंदिर तो घर में भी होता है, मंदिर भगवान को मन में मानते हैं। खाना आप घर में भी खा सकते हैं, होटल क्यों जाते हैं? टूरिज्म सेक्टर भी डेवलप होगा उससे। अच्छा खाना खाएं। बहुत सारे रेस्टोरेंट खाना आप घर में भी खा सकते हैं, मूवी आप टीवी पे भी देख सकते हैं, थिएटर्स क्यों जाते हैं? शॉपिंग आप मॉल्स में भी कर सकते हैं, ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म पे क्यों करते हैं? फैसिलिटीज के लिए, आपको इंटरेस्ट आता है उसमें। अगला प्रश्न अरे बहुत अजीब और ऐसा होता अभी टैप करेंगे कहीं रुके हैं